हेलो गाइस, क्या हालचाल। मेरा नाम है कनिष्क, आप देख रहे हैं लॉ 91। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रीमेंट्स एंड ट्रीटीज इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। कौन कौन सी, जैसे कि विपो, ट्रिप्स, पेरिस, बर्न कन्वेंशन और दूसरी कन्वेंशंस, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। तो वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो ये वीडियो मैं तीसरी बारी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहली वाली वीडियो बनी थी 40 मिनट्स की, जो कि मेरे चैनल पे आपको कोई मिलेगी ही नहीं, ठीक है। तो 40 मिनट्स की मैं क्यों बनाऊँ, ठीक है, क्योंकि जो मेरे डिटेल नोट्स थे ना, जिसमें मैं बहुत कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, इसमें मतलब काफ़ी कुछ मैं लिख सकता था, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो दूसरी वाली वीडियो बनी 30 मिनट्स की, ठीक है। और ये वाली वीडियो देखते हैं कितनी मिनट की बनती है, बट ये छोटी ही रखेंगे वीडियो को, ठीक है। अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है ना, तो यहाँ पे लिंक आएगी, डिटेल नोट्स वगैरह डाउनलोड कर लेना। वीडियो को छोटी ही रखते हैं ताकि सब एग्जाम से पहले पढ़ के अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्रीमेंट और ट्रीटी का मतलब क्या होता है। एग्रीमेंट या फिर ट्रीटी एक रिटन अंडरस्टैंडिंग होती है बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, ठीक है, जिससे कंट्रीज एग्री करते हैं फॉलो करने के लिए सर्टेन रूल्स। जो रूल्स होते हैं ना, वो बाइंडिंग होते हैं अंडर इंटरनेशनल लॉ, मतलब फॉलो करने होते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में ट्रीटी बनाई जाती है ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके इन्वेंशंस, बुक्स, म्यूजिक, ब्रांड्स या फिर डिजाइन्स को, और एंश्योर करती है कि जो क्रिएटर्स है ना, उनको प्रोटेक्शन मिले इवन आउटसाइड देयर ओन कंट्रीज, ठीक है, इंटरनेशनली, ग्लोबली, मतलब, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल, जैसे कि इंडिया का ऑथर कोई किताब लिख रहा है और कॉपी की जाती है वो फ्रांस में, ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रीटी हेल्प करती है प्रोटेक्ट करने के लिए उस ऑथर के राइट्स को, ठीक है। हमें इंटरनेशनल आईपी ट्रीटीज की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना, वो इजीली क्रॉस करती है नेशनल बॉर्डर्स। मतलब कि मेरा ये कंटेंट है, ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड में, ये इंटरनेट पे है, ये कोई भी देख सकता है, ठीक है, तो ये ईजिली कॉपी हो सकता है, ठीक है। मैं कोई बुक लिखूंगा, इंटरनेट पे है, तो वो कहीं भी जा सकती है, ठीक है। तो एक बुक या फिर सॉफ्टवेयर या फिर लोगो या फिर इन्वेंशन यूज किया जा सकता है वर्ल्ड वाइड। तो नेशनल लॉ एलोन सफिशिएंट नहीं है उस चीज़ के लिए। तो कंट्रीज साथ में आते हैं और फॉर्म करते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन और ट्रीटीज। क्यों? ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके इन्वेंशन, बुक्स, म्यूजिक, ब्रांड्स या फिर डिजाइंस को, ठीक है। समझ में आ गया होगा ना, बहुत आसान है। इस आसान बनाने के लिए मेरे को भाई 7-8 घंटे लगे हैं, ठीक है। और पूरी वीडियो मैंने प्रिपेयर की है 4-5 दिन में, ठीक है। अभी आपको बहुत थोड़ा सा मटेरियल लगेगा, बट इसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल था, मोर देन 30 स्लाइड्स थी, ठीक है। उसको कम 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 करके 20 स्लाइड्स मैंने किया है मुश्किल से, ठीक है। तो बात करते हैं विपो के बारे में। विपो को बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। विपो पहले ब्रीपी हुआ करता था, ठीक है। विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जो डील करती है एक्सक्लूसिवली विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन वर्ल्ड वाइड। एस्टेब्लिश किया गया था 1967 में, इन फोर्स हुआ 1970 में। हेडक्वार्टर जनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। मेंबरशिप 193 मेंबर स्टेट्स हैं। इंडिया ने ज्वाइन किया था 1975 में। ये विपो क्रिएट क्यों किया गया था? विपो से पहले डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट आईपी लॉज होते थे, ठीक है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। तो क्रिएटर को प्रॉब्लम्स होती थी किसमें, प्रोटेक्ट करने में उनके राइट्स इंटरनेशनली, ठीक है। तो विपो क्रिएट किया गया ताकि प्रमोट किया जाए यूनिफॉर्म आईपी प्रोटेक्शन को, और एडमिनिस्टर की जा सके इंटरनेशनल आईपी ट्रीटीज, और एनकरेज किया जाए क्रिएटिविटी को और इनोवेशन को वर्ल्ड वाइड। इसलिए विपो को क्रिएट किया गया। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 ऑफ विपो कन्वेंशन, इसके 2 इंपॉर्टेंट गोल्स है। पहला है प्रमोशन, ये एनकरेज करता है सभी कंट्रीज को साथ में काम करने से ताकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट की जा सके वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑपरेशन, ये हेल्प करता है डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंट्रीज को जो साइन करते हैं एक पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रीटी, कोऑपरेट करने में, मैनेज और इंप्लीमेंट करने में उस ट्रीटीज को स्मूथली, ठीक है। विपो एम करता है, मतलब ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये प्रमोट करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड, हार्मोनाइज करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज को डिफरेंट कंट्रीज के, एनकरेज करता है क्रिएटिविटी को, ये असिस्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज को फ्रेम करने में आईपी लॉज, और ये एडमिनिस्टर करता है इंटरनेशनल आईपी कन्वेंशंस को, ठीक है, जैसे कि बर्न या फिर पेरिस कन्वेंशन, ठीक है, या फिर कोई दूसरी। फंक्शंस की बात करते हैं तो ये सबसे पहला वही फंक्शन है, ये एडमिनिस्टर करता है ट्रीटीज को, ठीक है, जैसे कि पेरिस कन्वेंशन, बर्न, मैड्रिड या पीसीटी, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे आगे सब कुछ, टेंशन मत लो। सेकंड, इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जो अलाउ करता है एक पर्सन को प्रोटेक्ट करने में उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत सारे कंट्रीज में बाय जस्ट फाइलिंग वन एप्लीकेशन इंस्टेड ऑफ फाइलिंग सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच कंट्रीज, ठीक है। तो पहला है पीसीटी, पेटेंट कन्वेंशन ट्रीटी। जब कोई पर्सन चाहता है कि पेटेंट प्रोटेक्शन हो बहुत सारे कंट्रीज में, तो विपो प्रोवाइड करता है एक सिस्टम जिसको बोला गया है पेटेंट कन्वेंशन ट्रीटी और पीसीटी, ठीक है। मतलब एक इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की जाएगी विपो के थ्रू और वैलिड होएगी मल्टीपल कंट्रीज में, ठीक है।
ध्यान रखना पीसीटी ग्रांट नहीं करता है पेटेंट को, ये सिंप्लीफाई करता है फाइलिंग के प्रोसेस को, बस ध्यान रखना। फाइनल पेटेंट दिया जाएगा नेशनल पेटेंट ऑफिस के द्वारा ही, ध्यान रखना। एग्जाम्पल जैसे कि कोई इंडियन इन्वेंटर चाहता है पेटेंट को प्रोटेक्ट करना यूएसए, यूके, जापान, जर्मनी में, तो वो फाइल कर सकता है एक पीसीटी एप्लीकेशन इंस्टेड ऑफ फाइलिंग सेपरेटली इन ईच कंट्रीज, ठीक है। ट्रेडमार्क के लिए विपो ने बनाया हुआ है मैड्रिड सिस्टम, ठीक है। सिंपल मीनिंग एक एप्लीकेशन होती है, एक रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, प्रोटेक्शन मिलता है ट्रेडमार्क को बहुत सारे कंट्रीज में। जैसे कि कोई इंडियाई कंपनी जैसे कि लॉ 91 है, प्रोटेक्ट करना चाहती है अपने ब्रांड को फ्रांस में, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में, तो वो ऐसा कर सकती है बाय जस्ट वन मैड्रिड एप्लीकेशन। मैं ऐसा कर सकता हूँ जस्ट बाय वन मैड्रिड एप्लीकेशन, ठीक है। थर्ड है हेग सिस्टम, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए होता है। ये प्रोटेक्ट करता है शेप, पैटर्न और डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि कोई कंपनी डिजाइन कर रही है नई बोतल की शेप, वो प्रोटेक्ट कर सकती है उस डिजाइन को मैनी कंट्रीज में थ्रू वन हेग एप्लीकेशन ओनली, ठीक है। नेक्स्ट है लिस्बन सिस्टम। ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए डिजाइन किया हुआ है विपो ने। प्रोटेक्शन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एट इंटरनेशनल लेवल विपो प्रोवाइड करता है लिस्बन सिस्टम। ये प्रोटेक्ट करता है प्रोडक्ट्स को जो एक स्पेसिफिक प्लेस से लिंक होते हैं। ये एंश्योर करता है कि ओनली जेन्युइन प्रोड्यूसर कैन यूज द नेम। जैसे कि दार्जिलिंग टी, शैंपेन, ये नेम है ना, ये प्रोटेक्टेड है इंटरनेशनली थ्रू लिस्बन सिस्टम। अगला फंक्शन है टेक्निकल असिस्टेंट। विपो हेल्प करता है डेवलपिंग कंट्रीज को ड्राफ्ट करने में आईपी लॉज, ट्रेन करता है जजेज और लॉयर को, ठीक है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, विपो का आर्बिट्रेशन और मीडिएशन सेंटर है ना, सेटल करता है आईपी डिस्प्यूट्स को विदाउट लेंदी कोर्ट प्रोसीडिंग्स, ठीक है। प्रमोट करता है अवेयरनेस बाय रिसर्च, बाय पब्लिकेशन और बाय कंडक्टिंग सेमिनार एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रिप्स एग्रीमेंट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। ये इनफोर्स हुआ 1995 में, एडमिनिस्टर किया जाता है डब्ल्यूटीओ के द्वारा, जो पहले जीएटीटी हुआ करता था एक टाइम पे। इसको विपो एडमिनिस्टर नहीं करता है, ध्यान रखना। ये बाइंडिंग है सभी डब्ल्यूटीओ मेंबर पे, ठीक है। जो डब्ल्यूटीओ का मेंबर है उसने ये एक्सेप्ट किया हुआ है, ठीक है। ट्रिप इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे जरूरी बात, जो ट्रिप है ना, ये आईपी प्रोटेक्शन को मैंडेटरी बनाता है। सबसे जरूरी बात की जरूरी है भाई, जो जो डब्ल्यूटीओ के मेंबर है उन सब के लिए आईपी प्रोटेक्शन जरूरी है। इंडिया तो है ही, ठीक है। ये फिक्स करता है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ आईपी प्रोटेक्शन। मतलब कि क्या है, जैसे कि मान के चलो पेटेंट 20 साल के लिए दिया जाएगा, ऐसा ट्रिप बोलता है, ठीक है। तो कोई कंट्री जो कि डब्ल्यूटीओ का मेंबर है ना, वो 15 साल के लिए या 20 साल से कम के लिए पेटेंट नहीं दे सकता, ज्यादा के लिए दे सकता है, 25 साल के लिए दे सकता है, ठीक है। जिसको ट्रिप्स प्लस बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ट्रिप्स प्लस, ठीक है। लिंक करता है आईपी राइट को इंटरनेशनल ट्रेड के साथ, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव है, ये रिड्यूस करता है डिस्टोर्शन इन इंटरनेशनल ट्रेड। डिस्टोर्शन मतलब मिस एप्रोप्रिएशन वगैरह। प्रमोट करता है इफेक्टिव आईपी प्रोटेक्शन और एंश्योर करता है बैलेंस बिटवीन राइट ऑफ क्रिएटर्स एंड पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में मैंने लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। 1995 से पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक एग्रीमेंट होता था बस अंडर WIPO, ठीक है। वहां पे रूल्स थे बट कोई रियल पनिशमेंट नहीं था अगर कोई कंट्री उनको फॉलो ना करे तो, ठीक है। तो ये नेगोशिएट किया गया था अंडर द उरुग्वे राउंड 1986 से 1994 के बीच में। GATT का उरुग्वे राउंड होता था, उसमें नेगोशिएट किया गया था, ठीक है। ये इन्फोर्स हुआ था 1 जनवरी 1995 को विद द क्रिएशन ऑफ WTO। अगर आप मेंबर हो WTO के तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ट्रिप्स, ठीक है। आप चूज नहीं कर सकते कि मैं तो मेंबर नहीं हूँ WTO का और मेरे को ट्रिप्स एक्सेप्ट करना है, ठीक है। या फिर आप मेंबर हो WTO के तो आपको ट्रिप्स एक्सेप्ट नहीं करना है, तो आप चूज नहीं कर सकते, ध्यान रखना, ठीक है। द 3 पिलर्स ऑफ ट्रिप्स, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। सबसे पहला स्टैंडर्ड मिनिमम प्रोटेक्शन। ट्रिप ने फिक्स की हुई है एक मिनिमम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो सभी मेंबर को प्रोवाइड करानी होती है, ठीक है। वही सेम पेटेंट वाला एग्जाम्पल। मिनिमम लेवल को बोलते हैं फ्लोर। कंट्री को अलाउ है मोर प्रोटेक्शन देने के लिए, जिसको ट्रिप्स प्लस बोला जाता है, ठीक है। उससे कम वो नहीं दे सकता, ध्यान रखना। सेकेंड है एनफोर्समेंट, मतलब कि ये कंपलसरी करता है सब कंट्रीज एक प्रॉपर डोमेस्टिक लॉ बनाए, ठीक है। कोर्ट्स प्रोवाइड करे, पुलिस एक्शंस हो वहां पे और बॉर्डर कंट्रोल्स हो, ताकि अगर इन्फ्रिंजमेंट हो ना आईपी राइट्स का तो उनको पनिश किया जा सके। ये एंश्योर करता है कि आईपी राइट्स जो है ना वो एक्चुअली इन्फोर्स हो, ठीक है, नॉट जस्ट रिकॉग्नाइज्ड। नेक्स्ट है डिस्प्यूट सेटलमेंट। अगर एक कंट्री नहीं प्रॉपरली प्रोटेक्ट करता आईपी राइट दूसरे कंट्री के, तो ये अफेक्टेड कंट्री फाइल कर सकता है एक कंप्लेंट और मैटर जाएगा WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के पास, ठीक है। और वहां से क्या होगा, एक बाइंडिंग डिसीजन आएगा, ठीक है। ये ट्रिप्स को लीगली स्ट्रॉन्ग बनाता है और एनफोर्सेबल बनाता है एट इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल मतलब फीचर भी बोल लो आप। जनरल प्रिंसिपल की अगर बात करें या फिर फीचर्स के अगर हम ट्रिप्स के बारे में बात करें तो इसके कुछ 4 इंपॉर्टेंट फीचर हैं, उनको बिल्कुल ध्यान रखना और एग्जाम में पक्का लिख के आना, ठीक है। पहला है नेशनल ट्रीटमेंट। आर्टिकल 3 ऑफ, थोड़ा सा आराम से मैं इसलिए बोल रहा हूँ यार, मेरा गला दुखने लगा है, तीसरी बार मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत देर से बोल रहा हूँ, ठीक है।
तो अगर वॉइस वगैरह में दिक्कत हो ना तो यार ठीक है, कर लेना एडजस्ट, ठीक है। पहला है नेशनल ट्रीटमेंट। आर्टिकल 3 ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट बोलता है कि आपको ट्रीट करने होंगे फॉरनर्स सेम टू सेम ऐसे ही जैसे आप ट्रीट करते हो अपने कंट्री के सिटीजन को, ठीक है। रिगार्डिंग आईपी प्रोटेक्शन, मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट, एमएफएन ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, आर्टिकल 4 ऑफ द ट्रिप्स एग्रीमेंट बोलता है अगर आप किसी कंट्री को, किसी एक कंट्री को स्पेशल आईपी फेवर कर रहे हो ना, वो आपको सेम देनी पड़ेगी दूसरे डब्ल्यूटीओ मेंबर्स को भी इमीडिएटली एंड अनकंडीशनली, ठीक है। आप ये नहीं कि भाई आप अमेरिका को कह रहे हो कि आप 10 साल के लिए पेटेंट कर दो, आप इंडिया को कह रहे हो आप 20 करो, नहीं, जो भी डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं उन सबको सेम देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल न्यूट्रलिटी, मतलब पेटेंट मस्ट बी अवेलेबल फॉर इन्वेंशन, ठीक है, इन ऑल फील्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसने फोर्स किया था इंडिया को अलाउ करने के लिए प्रोडक्ट पेटेंट मेडिसिन फील्ड में, ठीक है, पिछली वीडियो में पढ़ा था। एनफोर्समेंट प्रोविजन, ट्रिप्स प्रोवाइड करता है एनफोर्समेंट प्रोविजंस, जैसे कि ट्रिप प्रोवाइड करता है सिविल रेमेडीज, क्रिमिनल पेनल्टीज और बॉर्डर मेजर्स, ठीक है। कवरेज, ट्रिप कवर करता है ऑलमोस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ आईपी इंक्लूडिंग कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, पेटेंट, लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इसको आईसी बोलते हो शॉर्ट में, और ट्रेड सीक्रेट्स वगैरह ये सब। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आप चाहते हो ये पीपीटी को डाउनलोड करना, तो ये मेरी वेबसाइट है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो। मेरे सारे नोट्स, सारे पीपीटी, कंपाइल्ड सब्जेक्ट पीपीटी, सारे सब्जेक्ट की एक पीपीटी में मैंने कंपाइल करके, ठीक है, डिटेल एमएस वर्ड नोट्स, वो सारा कुछ इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप जाके बहुत नॉमिनल अमाउंट में जा करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप ऐड हो सकते हो, उस पर मैं कुछ टाइम के लिए फ्री में डाल देता हूँ पीपीटी। तो नोट्स और पीपीटी अगर आपको चाहिए मेरी कोई भी, तो आप इस वेबसाइट पे अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस डाउनलोड कर सकते हो जाके, ठीक है। नेक्स्ट है पेरिस कन्वेंशन। पेरिस कन्वेंशन को एस्टेब्लिश किया गया था 1883 में। ये एडमिनिस्टर की जाती है विपो के द्वारा। ये पहली मेजर इंटरनेशनल आईपी ट्रीटी थी। इंडिया का स्टेटस इंडिया ने ज्वाइन की थी 7 दिसंबर 1998 को, ठीक है। ये डील करती है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन और ट्रेड नेम्स वगैरह, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यही है, नेशनल ट्रीटमेंट सेम वही है, फॉरेन नेशनल्स को मिलता है सेम प्रोटेक्शन जैसे नेशनल्स को मिलता है। नेक्स्ट है राइट ऑफ प्रायोरिटी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। एक पर्सन पहले फाइल करता है पेटेंट या फिर ट्रेडमार्क एक मेंबर कंट्री में, उसके बाद उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है फाइल करने के लिए सेम एप्लीकेशन दूसरे मेंबर कंट्रीज में, ध्यान रखना, ठीक है। अगर वो फाइल करता है लेटर तो उसकी जो फर्स्ट फाइलिंग डेट है ना, वो ट्रीट की जाएगी एज द मेन डेट इन ऑल दोज कंट्रीज, ठीक है। जिसकी टाइम लिमिट होती है, पेटेंट्स के लिए टाइम लिमिट होती है 12 महीने, ट्रेडमार्क्स और इंडस्ट्रियल डिजाइन्स की टाइम लिमिट होती है 6 महीने। अभी कुछ समझ में ही नहीं आया होगा आपके, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल समझाता हूँ, ठीक है। देखो पहले देखो प्रायोरिटी डेट क्या होती है। प्रायोरिटी डेट डिसाइड करती है कौन फर्स्ट है, ठीक है, मतलब किसको पेटेंट मिलेगा। बेसिकली जिस पर्सन की पहले प्रायोरिटी डेट होती है, अर्लियर प्रायोरिटी डेट होती है, उसको पेटेंट मिलता है, ठीक है। कोई भी फाइल कर रहा है उस डेट के बाद उसको पेटेंट नहीं मिलता है। अब एक एग्जाम्पल से समझो, पेटेंट फाइल किया, देखो यहाँ पे पेटेंट की टाइम क्या है, टाइम लिमिट है 12 महीने। मतलब कि अगर इंडिया में वो 1 जनवरी को पेटेंट फाइल कर रहा है तो उसके पास 12 महीने है दूसरे कंट्रीज में पेटेंट फाइल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। एग्जाम्पल है कि पेटेंट फाइल किया गया जर्मनी में 12 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, जिसको वैलिड प्रायोरिटी बोला जाएगी। तो 1 जनवरी को पेटेंट फाइल किया गया इंडिया में और 12 महीनों के अंदर अंदर पेटेंट फाइल किया गया जर्मनी में। तो जर्मनी ट्रीट करेगा एप्लीकेशन को एज इट वाज फाइल्ड ऑन 1 जनवरी, ठीक है। मतलब कि 1 जनवरी से 1 नवंबर के बीच में कोई भी बंदा सेम एप्लीकेशन डालेगा तो उसकी मानी नहीं जाएगी, क्योंकि इसके पास अभी टाइम है 12 महीने का। तो 1 जनवरी मान के चलो 2025 है, 1 जनवरी 2026 तक इसके पास टाइम है। इसके बीच में कोई भी बंदा सेम पेटेंट के लिए जाएगा तो उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मिलेगा भी तो दोबारा जब ये एप्लीकेशन डालेगा ना तो उसको मिल जाएगा, उसका हट जाएगा, क्योंकि प्रायोरिटी डेट इसकी है, ठीक है। 1 जनवरी को इसने पहले इंडिया में फाइल कर दिया था और इसके पास 1 साल है। तो जर्मनी में कोई भी बंदा पेटेंट फाइल करेगा उसको नहीं मिलेगा। अगर मिल भी गया होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, उसके राइट लूज हो जाएंगे। जो ये बंदा है जिसको 1 जनवरी को जिसने इंडिया में फाइल किया था और ये 1 साल के अंदर अंदर किसी दूसरे मेंबर कंट्री में भी पेटेंट फाइल करता है तो इसकी डेट यही मानी जाएगी 1 जनवरी, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करता है इन्वेंटर को फ्रॉम कॉपीइंग समवन एल्स फाइलिंग जर्मनी इन बिटवीन, ठीक है, सेम वही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट टू प्रायोरिटी अप्लाई होता है। अब एक दूसरा केस पढ़ते हैं, पेटेंट फाइल्ड इन जर्मनी आफ्टर 12 मंथ्स, ठीक है, मतलब मान के चलो 14वें महीने में पेटेंट फाइल किया जाता है जर्मनी में, ठीक है। तो 1 जनवरी को पेटेंट फाइल किया गया इंडिया में और 1 मार्च मतलब 14 महीने बाद नेक्स्ट ईयर, टाइम लिमिट कितनी होती है पेटेंट के केस में 12 मंथ्स, ठीक है।
तो पेटेंट के केस में टाइम लिमिट होती है 12 मंथ्स। तो 1 मार्च नेक्स्ट ईयर 14वें महीने में पेटेंट फाइल किया गया जर्मनी में, ठीक है। यहाँ पे राइट ऑफ प्रायोरिटी नहीं लगेगा क्योंकि जर्मनी कंसिडर करेगा 1 मार्च को फाइलिंग डेट, वो उस केस में 1 जनवरी को नहीं करेगा क्योंकि ये 1 साल के बाद है। टाइम लिमिट अगर 1 साल है, 1 साल के अंदर अंदर आप करते हो तो जर्मनी 1 जनवरी को ही फाइलिंग डेट मानेगा। अगर आप 1 साल के बाद करोगे तो जिस डेट में आप फाइल कर रहे हो, जैसे कि 1 मार्च है, जर्मनी उस डेट को फाइलिंग डेट मानेगा, ठीक है। इससे पहले अगर किसी दूसरे बंदे ने वो पेटेंट फाइल कर दिया होगा तो उसको मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, इसको नहीं मिलेगा। कोई भी पर्सन जो फाइल करेगा जर्मनी में बिफोर 1 मार्च, ठीक है, उसके बेटर राइट्स होंगे, उसको पेटेंट मिलेगा। प्रायोरिटी डेट यहाँ पे 1 जनवरी नहीं होएगी, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ पेटेंट, ग्रांट और रिफ्यूजल ऑफ ए पेटेंट इन वन कंट्री डज नॉट अफेक्ट अदर्स। मतलब कि अगर एक कंट्री ग्रांट करता है पेटेंट बट दूसरा कंट्री रिफ्यूज करता है तो पेटेंट कंट्री ए में वैलिड रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है, वही सेम बात है। सिमिलरली अगर पेटेंट रिवोक किया जाता है कंट्री ए के द्वारा तो ये डज नॉट ऑटोमेटिकली डाई इन बी कंट्री, ठीक है। ईच कंट्री अप्लाई इट्स ओन डोमेस्टिक लॉ, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है बर्न कन्वेंशन। बर्न कन्वेंशन एस्टेब्लिश हुई थी 1886 में। एग्जैक्ट डेट इसकी 9 सितंबर 1886 है, ठीक है। ये डील करते हैं विद कॉपीराइट प्रोटेक्शन। इंडिया इसका मेंबर है सिंस अप्रैल 1 ऑफ 1928। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर में से एक है इंडिया, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करते हैं लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क्स और म्यूजिकल वर्क्स, ठीक है। की प्रिंसिपल ऑफ बर्न कन्वेंशन, ये ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन देता है, ये ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन देता है। कॉपीराइट प्रोटेक्शन एग्जिस्ट होता है ऑटोमेटिकली, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। मैंने ये वीडियो बनाई, मेरी है, ठीक है, मेरे को रजिस्टर नहीं करानी पड़ेगी ये वीडियो। नेशनल ट्रीटमेंट मिलता है, ऑथर एंजॉय करते हैं सेम राइट जो लोकल ऑथर्स करते हैं। जिसको मिनिमम प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स यहाँ पे भी सेट किए गए हैं, जैसे कि लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 50 ईयर्स मिनिमम। मतलब लाइफ ऑफ ऑथर मतलब उसकी 60 साल उसकी एज थी प्लस 50 और एडिशनल ईयर्स दिए जाते हैं, ठीक है। इंडिया प्रोवाइड करता है लाइफ प्लस 60 ईयर्स, ठीक है। सेक्शन 20 ऑफ कॉपीराइट एक्ट इसको बताता है, ठीक है। मोरल राइट्स, ऑथर को राइट होते हैं क्लेम करने के लिए ऑथरशिप, और ऑथर ऑब्जेक्ट कर सकता है डिस्टोर्शन ऑफ वर्क। अगर उसका कोई वर्क मिस अप्रोप्रिएटली यूज कर रहा है तो उसको ऑब्जेक्ट कर सकता है, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट कन्वेंशन ट्रीटीज जैसे कि ग्लोबल प्रोटेक्शन सिस्टम ट्रीटीज, उसमें आती है पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी जिसको पीसीटी बोलते हैं, ठीक है। इसका पर्पज है फाइल करना एक सिंगल इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन इंस्टेड ऑफ फाइलिंग 150 सेपरेट एप्लीकेशन 150 कंट्रीज में, ठीक है। आप फाइल कर सकते हो एक पीसीटी एप्लीकेशन। ये आपको देता है 30 महीने डिसाइड करने के लिए कौन सा स्पेसिफिक कंट्री आप चाहते हो परस्यू करना, ठीक है। सेकंड है मैड्रिड सिस्टम। इसका पर्पज है इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क्स, मतलब कि आपको एक बेसिक रजिस्ट्रेशन कराना होता है अपने होम कंट्री में, जैसे कि इंडिया में पहले, ठीक है। उसके बाद थ्रू द मैड्रिड प्रोटोकॉल यू कैन डेजिग्नेट अदर मेंबर कंट्री फॉर प्रोटेक्शन एज वेल, ठीक है। इंडिया का स्टेटस इंडिया ने ज्वाइन किया था मैड्रिड प्रोटोकॉल 2013 में। नेक्स्ट है हेग एग्रीमेंट। पर्पज है इसका इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन। की चेंजेस 1999 में जेनेवा एक्ट ने मॉडर्नाइज किया था, इसको अलाउ किया था फॉर सिंगल एप्लीकेशन फॉर अप टू 100 डिफरेंट डिजाइन इफ दे बिलोंग टू द सेम क्लास, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल इंटरेस्ट, इसको सेकंड कर लो। नेक्स्ट है स्पेशल इंटरेस्ट ट्रीटीज, जैसे कि रोम कन्वेंशन, ये डील करती है विद नेबरिंग राइट्स, ठीक है, राइट रिलेटेड टू कॉपीराइट्स। ये प्रोटेक्ट करता है परफॉर्मर्स को, प्रोड्यूसर्स ऑफ फोनोग्राम्स और ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है। नेक्स्ट है यूपीओवी कन्वेंशन, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करते हैं न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स को। इंडिया इसका मेंबर नहीं है यूपीओवी का, बट इसके खुद के लॉ हैं जैसे पीपीवी और एफआर एक्ट 2001, ठीक है, देख लेना। दूसरी इंपॉर्टेंट है मराकेश ट्रीटी 2013। इसका ऑफिशियल नाम है मराकेश ट्रीटी टू फैसिलिटेट एक्सेस टू पब्लिश्ड वर्क्स फॉर पर्सन हु आर ब्लाइंड, ठीक है, विजुअली इंपेयर्ड और अदरवाइज प्रिंट डिसेबल्ड, ठीक है। मतलब कि ये फेमस क्यों है, ये अलाउ करती है कॉपीराइट एक्सेप्शन को, ध्यान रखना, ठीक है, ताकि बुक कन्वर्ट की जा सके ब्रेल या फिर ऑडियो लैंग्वेज में, ठीक है, विदाउट ओनर परमिशन, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे जो हैंडीकैप होते हैं, जो जिनको नहीं दिखता है, नहीं सुनता है, उनके लिए ये बेनिफिशियल होती है, ठीक है। इंडिया पहला कंट्री था जिसने रेटिफाई की थी ये ट्रीटी, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी मेहनत के बाद ये होती है वीडियो कंप्लीट, बट अभी जाना मत, अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। अब यार यहाँ पे ना टाइम देखो आप क्या हो रहा है, 2:40 AM, मतलब कि सुबह के 2:30 बजे हुए हैं, ठीक है, अभी 3 बज जाएंगे। तो इतनी मेहनत के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो यार उसकी थोड़ी सी कदर करके ना लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सारा कुछ बिना कहीं कर दिया करो यार, ठीक है, क्योंकि मेहनत लगती है बहुत। और नोट्स वगैरह डाउनलोड कर लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिंक आ रही है, उससे नोट्स डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे एक लिंक आ रही है, उससे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंपॉर्टेंट वीडियो है, देख लेना। और ये प्लेलिस्ट है, इसको कवर कर लेना, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।